हाँ जी, सेक्शन बी हमारा मैथ का पोर्शन, जिसमें से तकरीबन 30 to 35 मार्क्स आएंगे। ठीक है, अब इसमें हम पहले पूरा मॉडल पेपर हल करते हैं, और इस मॉडल पेपर में जितने भी सवाल होंगे ना, हम उसको देखेंगे कि और किस किस तरह से आ सकते हैं। जैसे सबसे पहले उसने हमें कहा है कि 3/4 कौन सा नंबर है, क्या ये रैशनल नंबर है, क्या ये इररेशनल नंबर है, होल नंबर और नेचुरल नंबर। आपको पता है जो नेचुरल नंबर होता है वो 1 2 3 होते हैं, इस तरह के होते हैं, और जो होल नंबर होते हैं वो 0 1 2 3 होते हैं। और इररेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि फ्रैक्शन में नहीं लिखे जा सकते। तो जो फ्रैक्शन में लिखे होते हैं वो कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। कोई भी नंबर वो रैशनल जरूर होता है, शर्त के कि अगर वो फ्रैक्शन में लिखा हुआ हो। और मैंने आपको इररेशनल नंबर की कुछ एग्जांपल बताई थी, वो कौन से होते हैं, हर वो नंबर जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हो, वो हमारे कौन से नंबर होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। और साथ मैंने आपको एक बात बताई थी, जो पाई नंबर होता है हमारा वो इररेशनल होता है, बट इसकी जो वैल्यू 22/7 होती है ये रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये फ्रैक्शन में लिखा हुआ है। और ये नेचुरल नंबर भी होते हैं जो ऊपर नीचे दोनों है। कौन सी डेट है, 18 पे तो बहुत टाइम है, पे तो चलो के तैयारी करो। ठीक है, अब क्योंकि हम ना ये 2 दिन के अंदर ना ये खत्म हो जाएगा मैथ हमारा, 2 दिन 3 दिन और लगा लेते हैं, फिर उसके बाद बाकी रीजनिंग वाले सवाल आ जाएंगे फिर इस तरह से। उस रीजनिंग में सबसे ज्यादा मुश्किल वो अल्फाबेट का अरेंजमेंट नहीं है ना, वो भी देख लेंगे ना, हम सारे करने हैं, वो देख लेंगे क्या सब। अगर 3/√4 जी, 3 3 ओवर ओवर अंडर रूट 3 अब इसको हल कैसे किया जाता है, समझ नहीं आता। अच्छा यहाँ पर कर देते हैं 3/√3। अब इसको हल करने का क्या तरीका होता है, √3 से मल्टीप्लाई कर दो और √3 पे डिवाइड कर दो, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/√3 ओवर 3। ठीक है, हाँ अब ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और आपके पास बच क्या गया। अब बताओ ये रैशनल है या इररेशनल है, इररेशनल है, क्योंकि ये प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इररेशनल होता है। ठीक, प्राइम ना हो तो कोई और √3। हाँ अगर कोई और सपोज √4 आ जाए तो ये तो 2 आ गया ना आंसर इसका, ये तो रैशनल है, क्योंकि इसका बटा 1 तो है ही ना। क्योंकि हमने एक और चीज भी तो देखी थी कि टर्मिनेटिंग और रिकरिंग ये रैशनल होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग वो इररेशनल होते हैं। फिर वो कहता है कि 32 जो क्वेश्चन बताता है, कहता है आउट ऑफ 52 62 70 82 द नंबर्स दैट हैव 13 एज अ फैक्टर, मतलब क्या फैक्टर वो नंबर होता है जो पूरा पूरा डिवाइड होता है। फैक्टर किसे कहते हैं, कहता है इन गिवन नंबर में से 13 किसका फैक्टर है, मतलब किस पर पूरा पूरा डिवाइड होता है। अब सबसे पहले उसने दिया 52 और 68। अब देखिए ना 52 पे तो डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है कि 13 4 52 होता है, क्या 68 पर भी होता है, 68 पे नहीं होता। वजह, अगर आपको मुश्किल लगता है 13 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 65 आता है, और आगे 68 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि अगर मजीद 13 इसके अंदर ऐड करेंगे तो अगला नंबर आएगा। फिर उसने कहा है 70 और 78, इसका भी फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि 70 का तो है ही नहीं, क्योंकि 13 का आप टेबल लिख सकते हो, अगर आपको टेबल में मसला हो ना तो नंबर प्लस करके लिख दिया करो। ये इसके सारे फैक्टर हैं 52 65 78 इस तरह से। फिर बताएं इसमें से कौन से नंबर हैं, 66 भी नहीं हो सकता, 52 और 78 कैसे, 13 4 52 और 13 6 78, और सबको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बारी बारी अपने आंसर चेक कर लेंगे। फिर कहता है व्हाट विल बी द अलजेब्रिक स्टेटमेंट ऑफ 4 12 24 एंड 40। कहता है कि अगर ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेस स्टेटमेंट किसको वेरीफाई कर रही है, पहले आपके पास लिखा हुआ है 2n + 2n, मतलब इसका पता है, कहता है पहली टर्म 1 आए, दूसरी टर्म 12, तीसरी टर्म 24, चौथी टर्म 40। कहता है किस में आएगी, सिंपल सी बात है, 1 पुट करो तो 4 आना चाहिए,
2 पुट करो तो 12 आना चाहिए, 3 पुट करो तो 24 आए, और 4 पुट करो तो 40 है। हम बारी बारी इसमें पुट करके चेक करेंगे कि कौन सा नंबर ऐसा है जिसमें ये वैल्यूज आ रही है। तो सबसे पहले 2n है, टू एन प्लस 2n, 1 पुट किया तो 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 कितना आ गया 4। फिर 2 पुट किया, 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, एन की जगह पुट करना है, कितना आ गया 8। लेकिन क्या वहां पर 8 है? नहीं, इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता। फिर दूसरे पे आ जाए 2n स्क्वायर प्लस 2n, 2n स्क्वायर प्लस 2n। अब इसमें पहले n1 पुट करेंगे, इसको इधर ही पुट कर लेते हैं जब तक वो हल होता है। हाँ जी, पहले 1 पुट किया तो कितना आया 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू 1 4। फिर क्या पुट किया 2 पुट किया तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 इंटू 2, हाँ जी 12 आ गया। दूसरा नंबर भी आ गया। 3 पुट करके देखते हैं, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 इंटू 3 6, कितना आ गया 18 प्लस 6 24। एंड लास्ट 4 भी पुट करके देख लो क्या 40 आ रहा है। हाँ जी 4 पुट करके देखते हैं इनकी जगह, 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 40 आ रहा है। इसका मतलब है ये वो सीरीज है जो ऊपर वाले स्टेटमेंट को वेरीफाई कर रही है। तो आंसर हमारा कितना आ गया। लेकिन ये जरूरी नहीं कि यही सवाल आपको पेपर में आए, इस तरह के सवाल आ जाएंगे कि कोई स्टेटमेंट दे दी, कोई एक्सप्रेशन दे दिया जाएगा और आपको वेरीफाई करवा लिया जाएगा। क्लियर होगी बात। फिर उसके बाद तीसरा सवाल है, ये वैसे मैंने सुना है कि ये सवाल इसके बारे में कि ये सवाल नहीं आया हुआ, लेकिन मॉडल पेपर में दिया हुआ तो पता होना चाहिए। कहता है वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब, याद रखें कुछ ये लिख लें फार्मूलाज कि हो सकता है कि ये पेपर में इसमें से कोई सवाल आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। रेक्टेंगल के बारे में लिख लें, रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ या विड्थ, लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेथ या विड्थ। और इसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है टू इंटू एल प्लस बी। ठीक है, होता बेसिकली क्या है कि रेक्टेंगल की जो शेप है इसकी लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई कर दे तो ये दरमियान वाला एरिया निकल आता है इसका। ठीक है, और अगर बाउंड्री चाहिए ना तो ये इन सब बाउंड्री को ऐसे प्लस करेंगे तो ये हमारा पेरीमीटर निकल आता है। तो 2 लेंथ है और 2 विड्थ है, तो इसलिए 2 कॉमन लेकर लिख दिया गया। और अगर आपका स्क्वायर के बारे में पूछा जाए, स्क्वायर में भी ऐसा होता है, एरिया बराबर होता है एल स्क्वायर, क्योंकि उसमें चारों लेंथ बराबर होती है ना, इसलिए एल स्क्वायर। और उसके अंदर जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है 4l, क्योंकि चारों एल को प्लस करना होता है, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल 4l। और उसके बाद अगर हम बात करें स्क्वायर की, सॉरी सर्कल की, सर्कल का जो एरिया होता है पता किसके बराबर होता है, पाई आर स्क्वायर। और उसका जो पेरीमीटर होता है वो बराबर होता है 2 पाई आर। ठीक है, और जो वॉल्यूम होता है किसी भी क्यूब का वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो बराबर होता है एल क्यूब। ठीक है, तो ये इनमें से भी कोई सवाल आपका बन सकता है पेपर में। अब इस सवाल के अंदर जो उसने बताया हुआ है, कहता है इफ द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज दिस फाइंड द लेंथ। अब 493 लेंथ का क्यूब लिया हुआ है
और हमने क्यूब रूट लेना है। अगर आपको क्यूब रूट लेना आता है ना तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। अगर क्यूब रूट लेना नहीं भी आता ना तो इसका एक तरीका कार ये होता है कि आपके पास ऐसा नंबर लें जिसको 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आंसर है। 3 दफा मल्टीप्लाई करें तो ऊपर वाला आंसर है। फिर यहां पर हम ट्रिक इस्तेमाल करेंगे। ट्रिक कौन सा आएगा? देखिए, पहले को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 16 को 16 से मल्टीप्लाई करें तो आप सिर्फ 6 को 6 से मल्टीप्लाई करो फिलहाल, तो कितना आ गया? 36। और 36 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 36। इसका मतलब है ये जो शुरू वाला नंबर है ये 6 आ रहा है और इसका शुरू वाला नंबर क्या है? 1। तो 16 तो हो ही नहीं सकता। फिर 17 को देखते हैं। वैसे कल मैं आपको इसके बाकी ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि आज अब क्यूब रूट और इसका स्क्वायर रूट में कल आपको पूरा सिखाऊंगा। 17 और 17, देखिए 17 को 17 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा पहला नंबर अभी ढूंढ रहे हैं 49, और 49 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 63 3 आ रहा है। इसका मतलब है दूसरा नंबर भी नहीं बन सकता। फिर 18 को देखते हैं। 19 है, 18 है दूसरा 19 को देखते हैं। 19 को देखते हैं तो 19 को अगर 19 से मल्टीप्लाई करें तो 81 आता है, राइट? अब 81 को फिर 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आएगा? 9। तो पहला नंबर कितना आ गया? 9। तो बाकी अगला कौन सा बच गया? 18 मल्टीप्लाई बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 18 को 18 से मल्टीप्लाई किया 64, और 64 को 8 से मल्टीप्लाई किया यानी 64 आएगा ना, 4, और 4 को फिर 8 से मल्टीप्लाई किया 32। ये तो कोई भी नहीं बनना 1। वैसे इसका क्यूब रूट कितना आता है? 4931। 4931। मुझे लगता है किसी का क्यूब रूट नहीं आ रहा। इसका कैलकुलेटर पे ले जरा 4931 का क्यूब रूट। क्या? 1.198 नहीं, क्यूब रूट लेना है 17 हाँ, इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्ट नहीं लिखा हुआ। ये वैल्यू 17.02, ये यहाँ पर ना कोई वैल्यू 1 नहीं है। ये मैं आपको वैल्यू बता देता हूँ। 1717 मल्टीप्लाइड बाय, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया 49, यहाँ पर 3 होगा 4933। ये चेक करो जरा, इसको तीनों से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है? 17 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 17 49। अच्छा ये गलत लिख, ये आप सही कर ले 4913। इस वैल्यू को ठीक कर ले 4913। ओके हो गया? अब जब इसको करेंगे ना तो अब आपको क्लियर पता चल जाएगा। पहले तो कि देखिए, जिसको भी हमने 18 को मल्टीप्लाई किया, 19 को भी मल्टीप्लाई किया और 7 को, तो इस 7 से कितना आ रहा था? 3 नंबर। तो हम 17 को ट्राई करेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। तो इस तरह से क्यूब रूट आपने इस तरह से चेक करना पेपर में। उसके बाद देखिए, इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द क्यूब इज 20 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इज, वो तो सिंपल होगा 20 मल्टीप्लाइड बाय 20 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि वॉल्यूम किसके बराबर आएगा? लेंथ का क्यूब। क्यूब का मतलब है 3 दफा मल्टीप्लाई करना, तो कितना आ जाएगा? और इसको मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका होता है? सारे जीरो एक दफा लिख लें और फिर बाकी नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें। जब भी स्टार्ट में जीरो आ रहे हो ना तो सारे जीरो पहले और एंड पे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर आ गया था दी परफेक्ट स्क्वायर रूट बिटवीन। ये सवाल देखें, कहता है इसके दरमियान में परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा? 250 और 300 के दरमियान, ये तो 289 तो होता ही है, आपको पता ही है। 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो क्या 262 है? फिर अगर 289 है ना तो 289 फिर इसमें भी लिखा हुआ है। कुछ वैसे ही आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, जैसा कि टेन का स्क्वायर का तो 11 का स्क्वायर
12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर, ये क्या हो गया 121, 144, 169 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 225, 256, 289 और 324, 361 और 20 का स्क्वायर फिर 400। ऑलमोस्ट यहां तक तो आपको पता होने चाहिए, और उसके अलावा भी अगर आपको पता है तो ज्यादा अच्छी बात है, लेकिन ये तो आपको वैसे फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। ये हर किसी को आते हैं कि 11 का स्क्वायर क्या होता है, 12 का स्क्वायर क्या होता है, 13 का स्क्वायर, 14 का स्क्वायर। तो इसमें हम ढूंढ लेते हैं कि किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है। देखें 262 हमने कोई भी नहीं देखा अभी तक, 289 है, फिर 252, 279 किसी का भी नहीं है, 256 भी है और 289 भी है। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256 और 17 का स्क्वायर क्या होता है 289। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर है, बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं। और वैसे भी स्क्वायर रूट लेने का तरीका तो मैं आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट का कल ट्रिक्स भी बताऊंगा और तरीका भी बताऊंगा। हाँ, अब ये भी आते हैं सवाल, इस तरह के सवाल होते हैं या परसेंटेज निकालनी होती है? चलो जी, वो कहता है जी 52 को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ये तो ये लिखा हुआ है 52/100। ठीक है, अब इसको कैंसिल करना शुरू करेंगे सेम नंबर के ऊपर। 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। इसको 2 पे डिवाइड किया, कितना मैक्सिमम आपको नंबर का पता चल सकता है ना, उस पे डिवाइड किया। 4 पे करते हैं 13/25। इसके अलावा और डिवाइड हो भी नहीं सकता। ठीक है, अब ये मैं आपको रेशियो के कुछ और सवाल बता देता हूं कि जो पेपर में टेस्ट हो सकते हैं। पहली बात, वो अगर आपसे ये पूछे कि 20% ऑफ 45 किसके बराबर आता है? 20% ऑफ 45 क्या तरीका कार होगा? 45 मल्टीप्लाइड बाय 20/100। 0 से 0 कैंसिल कर देना, 2 से ये 5 कैंसिल हो गया और 5 से ये 9 आ गया, तो 45 का 20% 9 बनता है। ठीक है, फिर वो कह सकता है 10% ऑफ नंबर इज 90, what is that number? What will be? ऐसा सवाल भी था, that number 10% ऑफ नंबर इज 90। दोनों सवालों में फर्क देखिएगा जरा। 10% देन ऑफ नंबर इज 90। ये क्या था? 20% ऑफ 45, तो जिसके साथ ऑफ हो मल्टीप्लाई उसके साथ करना है। तो ये लिखा हुआ है 10% ऑफ नंबर, वो नंबर क्या है? x है, क्योंकि नंबर तो बताया ही नहीं। ऊपर वाले सवाल में था 20% ऑफ 45, तो हमने 20% को 45 से मल्टीप्लाई किया। और इस सवाल में क्या है? 10% ऑफ नंबर, वो नंबर का नहीं पता, तो x इज 90। अब हल कर लो, x की वैल्यू फाइंड करो, वो नंबर आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10। तो 10 से ये कैंसिल हो गया, तो आंसर कितना आ गया? 9। या इसको बैक सॉल्व भी कर सकते हो, आपके पास दोनों ऑप्शन हो चाहिए। बैक सॉल्व कैसे करते हैं? आप 4 नंबर जो गिवन होंगे ना, सबका अलग अलग 10% ले लेना, जिसका आंसर 90 आएगा वो हमारा आंसर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। बात समझ लगी? एक डायरेक्ट वो परसेंटेज दे देता है, एक वो कह देता है जी वो परसेंटेज किसी और नंबर की दे देता है। फिर वो कभी कभी फ्रैक्शन में भी इस सवाल कह सकता है आपको, वो कह सकता है आपको कि जनाब 40% ऑफ 40/60 किसके बराबर है? अब ये 40% किससे मल्टीप्लाई होगा? जो गिवन है उसी के साथ ही। तो हमने क्या करना है? 40/100 मल्टीप्लाइड बाय 40/60।
60। तो 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, और आपका 3 और 2, ये क्या आ गया 40 ओवर, बल्कि 80 ओवर 3, ऐसे ही होगा ना। Yes. आगे फर्दर अगर हल करना है तो 3 पर को डिवाइड कर दे, अदरवाइज यही आपका आंसर है। तो बताएं अगर कोई और परसेंटेज वाला सवाल है तो बताएं इसके अलावा। सर एक ये क्वेश्चन आता है, digit 1 is occurring 137 time in जी। pages. अच्छा ओके, वो तो सवाल अभी पहुंचे नहीं, वो सवाल करना है नहीं, परसेंटेज की बात है। परसेंटेज के सवाल इसी तरह के हैं या कोई और भी सवाल है? अब हो जाएंगे। चले जी अगला सवाल देखते हैं। फिर लिखा हुआ रेशियो ऑफ 600 ml। अच्छा जी, ज्यादातर ये जो कन्वर्जन होती है ना 1000 के साथ मिक्स होती है। जैसे 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, 1 लीटर के अंदर 1000 ml होते हैं, तो ज्यादातर यही होते हैं। अदरवाइज किसी का 100 का भी रिलेशन है सेंटीमीटर वगैरह के साथ, जैसे मीटर और सेंटीमीटर का रिलेशन और है, मीटर और मिलीमीटर का और है, तो वो आपको कन्वर्जन देखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर तो ज्यादातर जो रेशियो होती है ना वो किसकी होती है 1000 के साथ ही। जैसे 600 ml है ना और 1 लीटर है, तो 1 लीटर के ml लिखनी है, दोनों या लीटर लिखो, दोनों या ml लिखो। तो अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0, फिर एक किस नंबर पे डिवाइड हो, 2 पे। Yes. आंसर आ गया। ये आती है फ्रैक्शन, Yes, sir. पहले सेम होना चाहिए, केजी ग्राम है सेम होने चाहिए, मीटर सेंटीमीटर वो यूनिट सेम करके फिर उसके बाद ज्यादातर 1000 का रिलेशन है, लेकिन बाकियों का भी आपने देख लेना है। फिर कहता है जी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज अ हॉरिजॉन्टल लाइन फॉर इट्स ग्राफ। हॉरिजॉन्टल लाइन, पहले तो मुझे बताएं हॉरिजॉन्टल लाइन होती कौन सी है, ये वाली या ये वाली? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है जनाब और ये वर्टिकल लाइन है। अब याद रखिएगा एक लाइन में आपको बताता हूं, वो ये है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ना, ये वाली लाइन, इसका m 0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर m 0 हुआ तो y इज इक्वल टू कोई नंबर होगा, y इज इक्वल टू कोई नंबर होगा, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। और अगर x इज इक्वल टू कोई नंबर हो तो वो वर्टिकल लाइन होगा। अब यहां पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, और ये दोनों लाइन ही नहीं है, ये कर्व्स हैं ये दोनों, क्योंकि स्क्वायर में आ जाएगा ना, x स्क्वायर में आ जाए तो वो कर्व बनती है, लाइन नहीं बनती। तो अगर y किसके बराबर किसी के बराबर हो तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन, और अगर x किसी नंबर के बराबर हो, सिर्फ सिंगल नंबर, तो वो कौन सा होगा, वर्टिकल लाइन। तो ये आपका आंसर होगा। फिर लिखा हुआ है द राउंड ऑफ वैल्यू ऑफ 823 किलोमीटर टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 का मतलब ये होता है कि आखिरी नंबर ना, या जैसे 823 किलोमीटर लिखा हुआ है ना, या ये 830 हो या ये 820 हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये है नियरेस्ट 10। तो इसमें हम देखेंगे कि इन दोनों में से 823 किसके ज्यादा करीब है। 30 के ज्यादा करीब है 23। ऑप्शन पे 30 है। क्या ऑप्शन वो नहीं राउंड ऑफ करना है, राउंड अप नहीं करना। अच्छा ये 20 मीटर है, माजरत ये 820 मीटर, फिर तो वो है ही नहीं, फिर तो सबसे ज्यादा करीब इन सब में सबसे ज्यादा करीब 830 किलोमीटर है, वो 820 मीटर है। ठीक होगी बात, ओके होगी बात। तो अगर नियरेस्ट 100 भी होता तो फिर 800 और 900 के दरमियान 800 800 होता, 800 और 900 अगर नियरेस्ट 100, तो 823 किसके ज्यादा करीब है, 900 के या 800 के, या 850 तो नियरेस्ट 100 है ही नहीं। 100 में आंसर होना चाहिए। जब 10th होता है ना, इसका मतलब है आपके पास नंबर कोई भी 25 नहीं होना चाहिए, 26 27 31 35 नहीं हो 10th में, और 100 का मतलब है 100 में नंबर। हाँ जी, उसके बाद द क्लोजेस्ट एस्टिमेट्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ 27.75 एंड 325.56 इज
कहता है क्लोजेस्ट एस्टिमेट, याद रखिए एस्टिमेट का तरीका कार क्या होता है, इसको हमने मल्टीप्लाई नहीं करना होता, प्रोडक्ट। सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई इस तरह से करना है कि ये 2200, ये 22.75 है ना, इसको आप लिखें 22.75 को 75 को 100 बनाएंगे या 00 बनाए, 100 बना लेते हैं, तो ये 23.00 बन गया, ठीक है। और इसको क्या लिखें फिर 324.00, पहले आप ये करें। अब इसको मजीद अगर आप इसको करना चाहते हैं तो 23 को आप बना लें 20 फिलहाल, ठीक है, और 324 को बना लें 300। अब तो मल्टीप्लाई कर सकते हो ना, इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 6000। अब आप देखें कि आपका 6000 के करीब कौन सी वैल्यू, 6400 है, 74000 है, 7400 है या 64000 है, 6400, ये सबसे ज्यादा करीब है, तो यही आपका आंसर। करना क्या है दोबारा मैं बता देता हूं, मुझे नंबर बताइएगा 22.75 और दूसरा क्या था 3.5। सबसे पहले हमने इसको राउंड ऑफ किया, ये बन गया 23 और ये बन गया 326 का कर ले। अब इसका होल नंबर बना ले, होल नंबर बनाएंगे या तो 30 बनाओ या 20 बनाओ, ज्यादा करीब कौन है 20, ये 20 हो गया। इसका आप या तो बना लो 300 या बना लो 400, ठीक है, ज्यादा करीब कौन सा बना है 300, तो 300 बना लो। अब इनको हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया हमारा 6000। अब आपको एस्टिमेट करना आसान होगा कि किसके ज्यादा करीब है ये 6000, वो ही आपका आंसर होगा। ये बात समझ लगी? चले जी आगे चलते हैं। ये सवाल मैंने आपको पहले भी बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा। चले जी, ज़ारा बॉट 70 टॉयज ऑफ द टोटल, कहता है इतने टोटल है, उसमें 17 टॉयज किसने लिए, कहता है वेयर ईच टॉय वाज प्राइस्ड इक्वली, सबकी कीमत बराबर है। आफ्टर द परचेज शी हैड 1015 लेफ्ट विद हर, कहता है कि जब उसने बाकी उसके पास कितने पैसे बच गए 1015। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय एंड द अमाउंट शी हैड, कहता है हर टॉय की कीमत भी बताएं और ये भी बताएं कि उसके पास पैसे कितने थे। सबसे पहले वो कहती है कि ज़ारा ने कितने टॉय खरीदे 70, फार और कितने पैसों में खरीदे। अब देखें ये कॉमन सेंस वाले सवाल है, ये आप ना अगर ये सवाल ना आ रहे हो ना तो आप अपना जो घर में खुद चीज खरीदते हो ना उसको अज्यूम किया करो। आप टॉय तो नहीं खरीदते, कपड़े खरीदते हो या ग्रोसरी करते हो। कितने टॉय खरीदे हैं, कितने के 9265, बाकी पैसे उसके पास कितने बच गए 1015, यही सवाल है। अब एक टॉय की कीमत सपोज एक्स है, एक टॉय की कीमत एक्स है, तो इसका मतलब है 17 टॉय की कीमत कितनी हो जाएगी, डन। उसके बाद ये 17x और कितने पे खर्च हुए 9265, और वैसे भी हम एक टॉय की कीमत तो फाइंड कर सकते थे। तो उसने क्या सवाल क्या पूछा है, वो कहते हैं आफ्टर, वो उसके पास इतने पैसे बच गए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, एक टॉय की कीमत बतानी है। और ये तो बात कल क्लियर होगी ना, इतने पैसे टॉय पे खर्च हो गए, इतने पैसे उसके पास मौजूद है, उसके पास टोटल कितने पैसे होंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे। आपके उस 9265 उसने खर्च कर दिए, 1015 उसके पास बाकी रह गए, तो उसके पास टोटल कितने थे, इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो प्लस करना तो आता है ना, 5 5 10, फिर 1 और 6 7 और 1 8, फिर 0 और 2 10,280 रुपए उसके पास थे। और एक टॉय की कीमत वो जाए बचपन में 17 5 85, अब कितना बच गया 7 7 4
68 Yes. कितना हो गया? 74 में 68 माइनस करें, और ऊपर से कितना कैरी लिया? 5। लो जी, एक टॉय की कीमत आ गई 545, एक टॉय की कीमत है, और टोटल उसके पास कितने पैसे थे? 10,280। मिल गया आंसर? Yes, last. कौन सा? जी लास्ट। 43 क्वेश्चन पे आ जाए। व्हाट इज द एवरेज ऑफ द नंबर? कोई एवरेज तो फाइंड करनी आती है ना, Yes. कैसे फाइंड करते हैं? सबको प्लस करके वैल्यूज पे डिवाइड करते। तो पहला नंबर है 0 और दूसरा है 0.4, इसको सही कर लें। तीसरा है 10.5 और फिर है 5। ये ना या तो 10.5 है, चलो 10. इसी तरह कर लेते हैं। ये सवाल ऐसे ही हो गया, एवरेज तो फाइंड कर ही लोगे ने, जो मर्जी की बनो। क्या करेंगे? जितने भी नंबर गिवन हो गए प्लस करके नंबर ऑफ वैल्यूज पे डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। क्योंकि ये वैल्यू जब पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं ना, तो ये कुछ चेंज हो जाती है। 10.5 प्लस सपोज एंड हम ये कर लेते हैं डिवाइड बाय कितने करेंगे? 4। तो पेपर में हो सकता है ये सवाल जो ये लिखा हो कोई और आ जाए, तो सवाल करेंगे ऐसे ही। हो सकता है इसमें जो वैल्यूज है वो आगे पीछे की हो। अब यहां पर आ जाए। सभी वो ऐसे ही बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही आ रहा है आंसर? जी 4 आ रहा है। तो बस ठीक है। 2 मरतबा 0 है, 1 मरतबा 4 है। अच्छा अच्छा, 205 है, जी इन पॉइंट में नहीं है। जी ठीक है, फिर 1 2 0 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 ओवर 1 2 3 4 5 6 पे डिवाइड कर दिया। 24/6 कितना? 24 divided by 6 तो बस 4 आ गया। ठीक है, अच्छा जी 44 पे आते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 का क्यूब प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 का क्यूब इज इक्वल टू, फिर उसको मल्टीप्लाई भी किया हुआ। तो पहले 2 मल्टीप्लाई 2 कितना होता है? 4 का क्यूब 64, फिर मल्टीप्लाइड बाय 6 का स्क्वायर 36। अब 64 और 36 को मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। हाँ जी, ये वो सवाल आगे जो कल किया था, ये तो आपने कर लेना। अब कहते हो तो करवा देता हूँ। सवाल ऐसे जैसे ही होते हैं पेपर में मैथ के, अगर आप ये कर लेना तो इसी के वो वैल्यू चेंज करता है। सवाल यही होते हैं। सारा मरियम एंड अली वांट्स टू डिवाइड 300 इन द रेशियो 2:4:6। ये आते भी ज्यादा ये वाले ना? जी, ये जिसमें इनकम दी होती है या ये डिवाइड नहीं, अब हो जाएंगे, लेकिन ये है ना कि बाकी अब 50 नंबर लेने होते हैं, मेरे ख्याल में आ जाने चाहिए। तो सम ऑफ रेशियो कितना आ गया इसका? 12। लो जी, जिसका मर्जी शेयर चाहिए। द अमाउंट ऑफ दे विल रिसीव रिस्पेक्टिवली। तो हम क्या करेंगे? 300 को 12 पे डिवाइड, क्योंकि 300 तो 12 है ना। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक का हिस्सा आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे का हिस्सा आ जाएगा, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तीसरे का हिस्सा। और इनमें से अगर किसी का शेयर बताया होता तो फिर किस पे डिवाइड करते भला? उसके हिस्से में, और जो चाहिए होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते। कन्वर्टिंग 12 to 142.5% इनटू द डेसिमल। लो, ये तो आपको फिर वो सच में ही ना, वो आपको चाहता है कि आपने जो 5 क्लासेस पहले पढ़ी है ना, क्यों नहीं अच्छी पढ़ी। 142.5% है ना, तो पहले आप लिख लें 142.5 डिवाइडेड बाय, जो पॉइंट होता है ना वो जीरो, जितनी जीरो होती है ना उतने डिजिट मूव करता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 1.425, यानी पॉइंट आपका आ जाएगा 1.42। वो जितनी जीरो है उतनी डिजिट मल्टीप्लाई करो तो पॉइंट लेफ्ट साइड पर मूव करता है और राइट साइड पर मूव करता है, और अगर डिवाइड करो लेफ्ट साइड। तो 1.42 पहला ही आंसर है।
कहता है 6 pipes are required to fill a tank in 1 hour 20 minutes. If we use 5 such type of pipes, how much time is required? अच्छा, इसमें मसला क्या है कि ये कल वाला ही सवाल है, लेकिन इसमें आपने ना या तो आवर्स लिखने हैं या सारे एक दफा मिनट बना लेना, एक दफा, फिर बाद में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। तो मिनट, 1 घंटा 60 मिनट में 80 मिनट होते हैं, ठीक है। तो सवाल इधर ही कर लेते हैं कि आपके पास 6 पाइप है तो 80 मिनट है, 5 पाइप्स हैं तो कितना टाइम होगा? ये हमेशा ऊपर। अच्छा, अब जब देखते हैं 6 पाइप 80 मिनट में काम कर देते हैं, 5 पाइप कम टाइम लगाएंगे या ज्यादा? ज्यादा। पाइप कम हुए, टाइम ज्यादा हो गया, इनवर्स रिलेशन हुआ या डायरेक्ट? तो इनवर्स रिलेशन हुआ तो नीचे की तरफ। अब लिखेंगे कैसे? x ओवर 80 इज इक्वल टू 6 ओवर 5। ये 80 जाकर उधर मल्टीप्लाई हो गया, यहां से 80 खत्म होकर इधर चला जाएगा, तो 16 5 80। 6 को 16 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आता है? 96 आ गया। अब 96 में से 60 तो माइनस कर दे, वो 1 घंटा आ गया ना, और बाकी ऊपर से मिनट कितने बच गए? 30। ठीक होगी बात? कहता है जब न्यू लैपटॉप है उसकी कॉस्ट 1200 है, आफ्टर 1 ईयर इट्स वैल्यू वुड डिक्रीज बाय 15%, फिर अगले साल वैल्यू डिक्रीज फर्दर 10%, द वैल्यू आफ्टर 2 ईयर्स वुड बी। कहता है पहले साल 15% कम होगी, दूसरे साल 10% कम होगी। आप इसे सिंपल कर ले, असल कीमत कितनी थी? 1200। वैसे तो इसके तरीके बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दूं जिसमें कम टाइम लगे। पहले कितने फीसद कम हुई? 10%, 15%। पहले सवाल 15 ओवर 100 करें, 2 0 से 2 0 कैंसर, 12 को 15 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? 15 गुना 30, 15 और 3 18। मतलब 1200 में से 180 कीमत कम होगी पहली दफा, बाकी कीमत बच गई उसकी 1020। 1020 मजीद कितनी कम हो गई? 10%। तो इसका 10% और ले ले, 102 रुपए। तो अब 1020 में से 102 रुपए और माइनस कर दे तो कितना बच गया? 918। ये कीमत उसकी बच गई 2 दफा कीमत कम। और जितनी परसेंटेज कम करता जाता है ना, बारी बारी उसकी परसेंटेज कम करते जाए। तो इसका आंसर कितना आ गया? If a baker baked 50 chocolate cakes and sold only 35 cakes, then the percentage of sold, याद रखें किसी जिसकी भी परसेंटेज फाइंड करनी हो ना, गिवन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। गिवन से मुराद है जिसको फाइंड करना है, गिवन से मुराद है जिसकी परसेंटेज। वो कहता है जनाब इफ अ बेकर बेक्ड 50 चॉकलेट्स एंड सोल्ड ओनली 35, कहता है कितने परसेंट सेल हो गए? तो सेल कितने हुए? 35 डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100। और अगर वो ये कहता है कितने परसेंट बच गए, तो क्या करेंगे? 15 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाइड बाय 100। और जिसकी परसेंटेज पूछे उसको ऊपर रखो, डिवाइड कर दो टोटल पे और 100 से मल्टीप्लाई। तो अब क्या करेंगे? 0 से 0 कैंसर, 5 से ये 7 आ गया और 70 70। क्योंकि बात लो जनाब। नेक्स्ट आ गया, ये सवाल तो सारे इस जैसे ही होते हैं मुझे लगता है। चलो ये तो 30 पूरे करो अपने। इफ द प्राइस ऑफ A1 इन 2014 इज 24 रुपए पर केजी, विच वाज 20% मोर देन व्हाट वाज इन 2010, देन द प्राइस ऑफ A1 इन 2010। सवाल ये है, अब कहता है कि आज कीमत कितनी है? कहता है ये 20% बढ़ गई थी किस कीमत से? जो पहले थी। अच्छा, ये तो सवाल आपको पहले भी पता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। हमारे पास कीमत कितनी है? एक 2010 है और दूसरा कौन सा साल है? 2020 है।
और एक 2014, ये 2 साल है। यस 24 रुपए कब की कीमत बताई हुई है? 24 रुपए। और कहता है ये बताओ 20% ज्यादा है। हाँ जी, ये है, ये कीमत है 20% मोर। डन। इसका मतलब है ये जो 24 रुपए है ना, ये आपका है 120। करना क्या है आपने, अगर कोई वैल्यू आपकी ज्यादा है तो 100 में प्लस करके डिवाइड कर दो, कोई वैल्यू परसेंटेज में कम है तो 100 में से माइनस करके बता दो। मैं दोनों सवाल करवा देता हूं। मल्टीप्लाइड बाय, याद रखिए इसको लेट कर दिया है हमने 100, तो फिर ये कीमत 120। तो 24 जो था वो कौन सी वैल्यू थी? 120। और हमें कौन सी चाहिए? आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट। अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट कैलकुलेटर तो होता नहीं है, तो आप ये देखो कि जो अमाउंट गिवन है ना वो कितने फीसद बनेगी। अगर वो 20% ज्यादा है तो क्या करेंगे? 120 पे डिवाइड करेंगे। 0 से 0 12, तो कीमत कितनी होगी? 20। ठीक होगी। अब नेक्स्ट अब देखिए कि इसका सवाल मैं एक और बात बताता हूं। अगर सपोजर यहां पर एक सवाल और लेट कर लेते हैं। मैं कहता हूं 2010 की कीमत का मुझे नहीं पता, कहता है 2015 में कीमत है 500 रुपए और ये है कीमत 20% लेस देन 2010। ठीक होगी बात? तो बताएं ये जो 500 कीमत है ये 120% है या 80% है? ये 80% है। कितनी? इसका मतलब है अगर यहां पर 100 रुपए है, 100 रुपए लेट करके करते होते हैं, तो यहां पर कितनी होगी? 80। तो 500 को 80 पे डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और ये 8 डिवाइड कर दो, 4 पे पहले कर देते हैं 2 और यहाँ पर ये 5 आ जाएगा, फिर 4 को इधर डिवाइड कर दें, कितना आ जाएगा? 12 चौक 48 और 125 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो 625। इसका मतलब ये हुआ कि पहले कीमत थी 625, अब 20% कम होकर कितनी होगी? 500। तो बस इस बात का ख्याल रखना है कि जो परसेंटेज में आपको गिवन है ना, वो देखो कि बढ़ के परसेंटेज आई हुई है या कम होकर आई हुई है। बढ़ के आई है तो 100 में प्लस करके डिवाइड कर दो, और अगर कम होकर आई हुई है तो 100 में से माइनस करके और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपके पास असल कीमत आ जाया करेगी। लो मेरे भाई, नेक्स्ट सवाल है 51। कहते हैं द एग्जामिनेशन 40% कैंडिडेट्स गॉट सेकंड क्लास, मतलब कि 40% लोगों ने सेकंड क्लास। इफ द डाटा इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई चार्ट, पाई चार्ट भी है, व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू द सेकंड क्लास? लो जी, पाई चार्ट के बारे में मैं बता देता हूं। भाई क्या हमने छोड़ा तो कुछ भी नहीं है। पाई चार्ट करना वो फार्मूला होता है एंगल इज इक्वल टू, कोई भी एंगल फाइंड करना हो तो होता है जी गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। ये फार्मूला होता है, गिवन वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। अब अगर आपको एक एंगल गिवन है, जैसे इस सवाल के अंदर वो कहता है कि जनाब आपके पास 40% कैंडिडेट्स ने सेकंड क्लास ली। अब जब परसेंटेज में गिवन होता है ना, तो समझ लो कि ये जो गिवन है ना ये 40% है। ये क्या है? ये आपका 40% है। तो आपने एंगल कैसे फाइंड करना है? 40% को क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो कैसे एंगल आएगा? इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 144 एंगल। क्या क्या करना है कि अगर उसने परसेंटेज में दे दिया तो हम 100 में से 40 लोगों ने सेकंड क्लास लिया ना, टोटल लोग कितने हुए? 100।
उसमें से 40 लोग वो हैं जिन्होंने सेकंड क्लास ली। वैसे भी पाई चार्ट के अंदर टोटल एंगल कितने होते हैं, और इसका उसने पूछा 40% कितना है। 360 का उसने बेसिकली क्या पूछा है, 40%। लेकिन अगर वो कोई वैल्यू दे देता, वो कह देता ये 500 में से 15 लोगों ने ये क्लास लिया, तो फिर 15 डिवाइड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 360, तो जिसका वैल्यू निकालनी है वो ऊपर डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। तो इसमें तो डायरेक्ट भी आ जाता है कि 360 टोटल हमारे पास होते हैं। नेक्स्ट कहता द रिप्रेजेंटिंग द ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन फॉर लास्ट 8 ईयर, द बस डायग्राम में सिंपल बार चार्ट। अच्छा, इसमें कोई भी एक साल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना हो ना, सिर्फ एक साल, यानी कोई एक चीज को रिप्रेजेंट करना हो तो सिंपल बार चार्ट सबसे बेस्ट होता है। एक से ज्यादा चीजों को रिप्रेजेंट करना हो ना तो फिर पाई चार्ट। अब वो क्या कह रहा है कि ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब सिर्फ एक चीज है ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन 8 सालों में, तो सबसे बेस्ट क्या होगा, सिंपल बार चार्ट। बेसिकली सिंपल बार चार्ट आपने स्टैट में थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया होगा। ये सिंपल बार चार्ट होता है जी, पहले साल की पॉपुलेशन, दूसरे साल की पॉपुलेशन, तीसरे साल की पॉपुलेशन, चौथे साल की पॉपुलेशन। और अगर देखें ना पाई चार्ट के अंदर तो आपके पास ना डिफरेंट सेगमेंट बनते होते हैं, सेक्टर बनते होते हैं, ठीक है, वो भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन क्या होती है, सिंपल बार चार्ट। ये तो मेरे को सवाल नहीं आया होगा पेपर में। ये नहीं आया, पाई चार्ट बना हुआ था। बाई चार्ट बना हुआ था, उसमें से क्या आया था, वैल्यूज नहीं बता उसमें से उसको। वैल्यूज दी हुई थी। तो अच्छा मैं वो करवा देता हूँ, सवाल करवा देता हूँ। चलो हम उस सवाल पे जाते हैं। पहले मैं आपको पाई चार्ट का सब कुछ करवा देता हूँ। इसी तरह बताया करो ना, ताकि मैं वो सवाल आइडियाज आ जाएंगे तो फिर उसमें देखें। आपके पास बेसिकली सपोज दैट ये एक समझ लो कि सर्कल है, इसमें से वो हमें ये दे देता है रेड कलर है, ये जी ब्लैक है, ये वाइट है, और ये ब्लू, नहीं ब्लू तो ग्रीन कर लेते हैं, ठीक है। अब वो कह देता है कि आपके पास ये समझो कि ये नंबर ऑफ कोई चेयर्स हैं जिनके कलर हैं, या नंबर ऑफ कार्स हैं जिनके ये कलर हैं। तो अब इसको उसने एंगल भी दे दिया, कहता है जनाब जो इसका एंगल है ना, ये टोटल है तकरीबन 150 डिग्री, और कहता है जो इसका एंगल है ना, ये है तकरीबन, चलो 100 कर लेते हैं, ये 250 हो गया, और ये कर लेते हैं जनाब 80, फिर ये बच गया, तो 360 में से कितना बच गया, 30, 40, ठीक है। कहता है जनाब अगर टोटल गाड़ियां टोटल जो व्हीकल्स हैं वो हैं 1600, उनमें से रेड व्हीकल कितनी है, गॉट इट। फार्मूला क्या है, एंगल डिवाइडेड बाय गिव, जो वैल्यू फाइंड करनी है एफ उसको कह लो डिवाइड बाय टोटल एफ, ये है बेसिक फार्मूला। जो कुछ भी वो पूछेगा ना इसके अंदर ही है, जो कुछ भी पूछेगा, इसका और तरीका भी बताऊंगा, लेकिन पहले जो ओरिजिनल तरीका है। अब देखिए किसका पूछ रहा है वो आपसे, कितनी गाड़ियां, रेड गाड़ियां, रेड एंगल कितना है 40 इज इक्वल टू एफ क्या है, रेड गाड़ियों की तादाद, ये फाइंड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल 1600 मल्टीप्लाइड बाय 360, ये 360 कांस्टेंट है। अब इसको हल करेंगे आंसर आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम हल कर लेते हैं यहां पर ही, तो हमारे पास आ जाएगा x फाइंड करना है, 40 मल्टीप्लाइड बाय 1600 डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू x।
तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, फिर 6 का टेबल यहाँ पर पढ़ेंगे, 6 का जो भी डिवाइड हो रहा है 2 का 18 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 20, फिर 2 9 हो जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर 10 रह जाएगा। फिर ये 9 इस पे 3 पे डिवाइड होता है, नहीं होता, 9 भी डिवाइड नहीं होता, तो ये हमारे पास बेसिकली आ जाएगा 1600 डिवाइड बाय 9। फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 9 का टेबल पढ़ेंगे 1 6 आ गया, नहीं 7, फिर 9 6 54 आ गया, फिर 6 बच गया 0.67, ये हमारा आंसर है। अब अगर वो पूछते हैं हमसे कि जनाब वाइट गाड़ियां कितनी थी, तो क्या तरीका होगा, वाइट का एंगल इज इक्वल टू एक्स ओवर 1600 मल्टीप्लाइड बाय 360 डिग्री। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊं, आपको जो वैल्यू गिवन है वो बताओ कितनी गाड़ियों का एंगल है, किसी एक गाड़ी का एंगल है या सब गाड़ियों का एंगल है। इसको 360 पे डिवाइड कर दो और जिसका फाइंड करना है उसके एंगल से मल्टीप्लाई कर दो, ये भी वो कहते हैं वही है, बस ये डिग्रीज हैं इसमें, उसमें परसेंटेज होती है, यहाँ में डिग्रीज हैं। क्या करना है, जो वैल्यू गिवन है, अगर सपोज दैट वो कहता है, सपोज मैं कह देता हूं, कहता है रेड गाड़ियां 500 हैं, बताओ टोटल गाड़ी कितनी है, तो रेड गाड़ियों का एंगल कितना है 40। जो चीज गिवन है उसके एंगल पे डिवाइड, और अगर सब का गिवन है तो उसको 360 पे डिवाइड, क्योंकि सब का एंगल 360 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो, ये सबसे आसान तरीका होता है। ठीक है जनाब, अब पाई चार्ट का सवाल हो जाएगा। कभी एंगल फाइंड करना आएगा तो क्या होगा, अगर वो कहता है कि सपोज दैट रेड गाड़ियां हैं 500, टोटल गाड़ियां हैं 2000, बताओ उनमें से रेड गाड़ियों का एंगल क्या होगा, तो क्या करेंगे 500 डिवाइडेड बाय 2000 मल्टीप्लाइड बाय 360, ये वो एंगल का फार्मूला। ठीक होगी बात। तो इसमें से 0 से ये 0 कैंसल, 0 से ये 0 कैंसल, ये भी कैंसल, और यहाँ पर 18 आ जाएगा, तो कितना आ गया 90 डिग्री। ठीक हो गया इस बात ना। अगले सवाल पे कहता है कि उसके बाद द फ्रीक्वेंसी कर्व हैज द लॉन्गर टेल टू द लेफ्ट साइड, और लेफ्ट साइड पर हो तो नेगेटिवली स्क्यूड होता है और राइट साइड पर हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। लेफ्ट साइड पर हो तो नेगेटिवली स्क्यूड और राइट साइड पर हो तो, और अगर दोनों साइड पर बराबर हो तो उसे कहते हैं सिमेट्रिक। बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर कुछ इस लेफ्ट साइड पर टेल हो तो इसे बोलते हैं नेगेटिवली स्क्यूड, राइट साइड पर टेल हो तो उसे कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड, और अगर दोनों की टेल बराबर बराबर हो दोनों साइड पे तो उसे क्या बोलते हैं सिमेट्रिकल। ठीक होगी बात। चले जी नेक्स्ट आ जाए, कन्वर्टिंग 3 and 1/4 इनटू डेसिमल। तो ये तो सिंपल होता है यार, इसका मैं आपको तरीकाकार बताता हूं। क्या लिखा हुआ है 13 होल 1/4, और जो होल है ना उसको होल ही रहने दो, 1/4 का कर लो, 25 आता है वैसे तो, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 1 को 4 पे डिवाइड कर दो, बस पॉइंट आएगा और यहां पर 0 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 2, फिर 5, तो पॉइंट, और जो होल है उसे होल रहने दो। या एक दूसरा तरीका ये भी होता है कि पहले वो 4 को 13 यानी 4 को 13 से मल्टीप्लाई करो और इसमें ऊपर वाला नंबर प्लस कर दो, तो ये कितना आ जाता है 53/4। अब इसको डिवाइड कर लो, ये तो फ्रैक्शन तोड़नी आती है ना, तो नहीं भी आती पूछ लिया करो, क्योंकि ग्रेडियंट फाइंड करना आता है जनाब। ग्रेडियंट ये तो फार्मूला तो जब 2 पॉइंट हो ना, ग्रेडियंट या स्लोप फाइंड करना आ जाए तो मैं बता देता हूं।
मैं ये बता देता हूँ आपको, ग्रेडियंट फाइंड करना। सर ग्रेडियंट तो जो आपने इक्वेशन लिखवाई थी उसमें जो x का कोएफिशिएंट होता है उसको वो भी ग्रेडियंट है। उसको ग्रेडियंट कहते मैं बताता हूँ, 2 पॉइंट गिवन हो ना, जैसे 4, 6 और 10, और सपोज दैट वो क्या देता है 2। अगर इसका स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड करना ना 2 पॉइंट का, हैं। Yes. उसका फार्मूला होता है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सर ये ग्रेडियंट का पार्ट हाँ जी, तो ये है होता है x1 y1 और ये होता है है। स्लोप x2। और ग्रेडियंट एक ही चीज होती है। हाँ जी, स्लोप और ग्रेडियंट एक ही होता है। पॉइंट से फाइंड करना हो तो कैसे, तो y2 कितना है इसमें, तो 2 माइनस 6 ओवर x2 कितना है 10 minus 2 10 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 6 minus 4 माइनस 4 ओवर 6 6, तो 2 बाय कोई पता नहीं। जब लाइट चली जब लेक्चर खत्म होगा तो हो जाता है। ठीक ठीक, सर जब इक्वेशन में दिया हो तो वो भी बताता हूँ। अगर इक्वेशन में गिवन हो ना, तो अगर सादा इक्वेशन गिवन है ना, 5y इज इक्वल टू 10x प्लस 2, ऐसे सादा, तो फिर तो ये जो 10 है ना, ये हमारा ग्रेडियंट या स्लोप होता है, m होता है। लेकिन अगर ऐसा ना हो, एग्जैक्ट ऐसी इक्वेशन ना हो, फिर हमें फाइंड करना पड़ेगा। ज्यादातर इक्वेशन हो रहा है। अगर बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है ना, तो फिर तो ये है, लेकिन मैं आपको तरीकाकार बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आ जाए 2y इज इक्वल टू प्लस 10x इज इक्वल टू 5, अगर ऐसे आ जाए तो इसका स्लोप फाइंड करने का तरीका कार क्या होता है, या आप तरीका ये एक रखें, आप किसी भी फॉर्म में गिवन हो ना, आप पहले x को ले आए। जैसे पहले इसको देख लेते हैं, पहले x लिखे माइनस 10x, इसको मैं इधर लेकर गया प्लस y इज इक्वल टू 2, ये करना आता है यस यस सारा x पहले, फिर उसके बाद y, फिर इज इक्वल टू, फिर नंबर। तो इसका फार्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस ए ओवर बी, ए का कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय बी का कोफिशिएंट। अब माइनस ए का कोफिशिएंट कितना है, x का कोफिशिएंट सॉरी माइनस 10, और y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आ गया 10। अगर आपके पास स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन बनाकर दी तो फिर तो मसला नहीं। अब यहां पर देखिए सर वो वाला 5 का गया। कौन सा है, वो 10x के साथ 5 नहीं नहीं ये सवाल और है ये वाला और ये और है। अब इसका अगर मैं स्लोप फाइंड करूंगा तो क्या करूंगा, पहले इस फॉर्म में पहले x आना चाहिए, बाद में y आना चाहिए। अब इसका स्लोप फाइंड करना है ना, तो किसका फार्मूला होता है माइनस ए ओवर बी, तो माइनस 10 ओवर 2। ठीक है, एक दो सवाल इक्वेशन वाले कर लेते हैं। अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड इक्वेशन गिवन है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है। तो वैसे हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में भी कर कर सकते हैं कि सकते y को एक बिल्कुल कर सकते हैं। मैं कोई कह रहा हूं कि किसी भी फॉर्मेट में, जैसे 4x प्लस 5y इज इक्वल टू है 20, आप फाइंड करना चाहते हो इसका स्लोप या ग्रेडियंट, इसके दो तरीके हैं। या तो ऐसा करो, फार्मूला लिखो माइनस ए ओवर बी। अब माइनस ए कितना है, एक तरीका ये हो गया। एक तरीका ये है कि आप ऐसा करो कि इसको इस फॉर्मेट में लेकर आओ, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वो कैसे आता है कि सबसे पहले y को इधर ही रहने दो, x को दूसरी साइड पर ले जाओ, माइनस 4x प्लस 20, फिर y को सब्जेक्ट बनाना है, अलग करना है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस 4/5x प्लस 20 ओवर 5। जो x का कोफिशिएंट होगा वो स्लोप होगा। ये दोनों तरीके हैं, जिस तरीके से आप मर्जी कर। पहले अगर इस फॉर्म में करना है तो इक्वेशन में पहले x होना चाहिए, बाद में y होना चाहिए, और अगर इस फॉर्म में करना है तो y आपका
सेपरेट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल मान जाना चाहिए। ठीक होगी बात? चले जनाब, स्लोप के अब दोनों तरीके हो गए आपके पास। उसके बाद एक और चीज मैं बताता हूं, कभी वो आपसे पूछेगा कि वेयर एक्स एक्सिस कट, इसे बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। क्या बोलेंगे? एक्स इंटरसेप्ट। और कभी वो बोलेगा वाई इंटरसेप्ट। जब वो एक्स इंटरसेप्ट पूछे ना, तो आपने क्या करना है, पुट इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 0, और अगर y इंटरसेप्ट पूछे तो पुट x इज इक्वल टू, फिर हल कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि इसका सवाल का जवाब ये देखिए, वो कहता है y इज इक्वल टू 3, वो कहता है x एक्सिस बताए, तो क्या करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, कौन सा किसका कट बताना है, x एक्सिस का। तो x एक्सिस में क्या करेंगे, तो y की जगह 0 पुट कर देंगे, y की जगह 0। तो इक्वेशन क्या है, 0 इज इक्वल टू 3x माइनस 1, तो x किसके बराबर आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू 3x और x इज इक्वल टू 1 बाय 3। तो ये वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा? मैथ्स वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, the equation of straight line passing through the point 1 2 and parallel to the line y is equal to 3x। तो इसको छोड़े, ये सवाल आया था, तो फिर इसी को देखें बस। इस तरह के मैं ना अब दोबारा उसको रिकंसीडर करता हूं, और सवाल ना इसको इनके ही सवाल को बनाते हैं, क्योंकि इसी तरह के सवाल पेपर में आते हैं, क्योंकि वो तो फिर बहुत बड़ी क्वेश्चन बन जाती है। हाँ जी, ये सवाल अब हो जाएगा। अब आ जाए 57 का सवाल। इस जैसा सवाल अगर पेपर में आता है तो मैं आपको बता देता हूं, जरा गौर से देखना, सिंपल सी बात है। नहीं, उसने जो आपको मॉडल पेपर दिया है ना, उसी के बाहर नहीं जाएगा वो। देखें एक है x लेस देन 3, x लेस देन और इक्वल टू 3। एक होता है y या x बल्कि है यही, या ग्रेटर देन आ जाएगा, x ग्रेटर देन 3 या x ग्रेटर देन इक्वल टू। अब ये यहां पर लिखा हुआ है x ओवर 7, क्या लिखा हुआ है, x ओवर 7 लेस देन। तो सबसे पहले तो देखते हैं, या यहां पर आ सकता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, जो आपको सवाल दिया हुआ। पहले मैं इसको बता दूं, यहां पर आपका 0 है और यहां पर सपोज 3 है। अगर वो लेस देन कहता है ना, इसका मतलब है लेफ्ट साइड सारी, और अगर ग्रेटर देन कहता है तो राइट साइड सारी। लेस देन है तो लेफ्ट साइड लिखनी है। हाँ, इक्वल का साइन या नॉट इक्वल का साइन अगर है तो वो क्या करता है, सिंपल अगर यहां से शुरू करने के लिए ना इसको बोल्ड कर दे तो मतलब है इक्वल टू है, और अगर सिर्फ ऐसे सर्कल लगाए तो मतलब इसका मतलब है इक्वल टू का साइन नहीं है। बोल्ड करके करेगा तो, और बोल्ड के बगैर करेगा तो इक्वल का साइन नहीं है। और अगर वो राइट ग्रेटर देन है तो ये सारा लेस देन के लिए है और ये सारा ग्रेटर देन के लिए। अब उसने कहा है कि x ओवर 7, सवाल में क्या क्या, x ओवर 7 लेस देन इक्वल टू 3। तो पहले ये 7 इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 21। अब जहां पर 21 होगा वहां पर बोल्ड होगा, और किस साइड पर होगा, लेफ्ट साइड या ग्रेटर साइड, 21 की लेफ्ट या राइट। लेस देन है तो लेफ्ट, राइट ग्रेटर देन है तो राइट। तो ये कौन सा साइन है, लेस देन का। तो 21 से लेस देन, ये आप ढूंढ लो। अब ए, ये 20 लिखाया हुआ है और इससे कौन सी साइड है, लेफ्ट। ओके होगी बात। चले जी, नेक्स्ट आ जाओ फिर। वैसे आप लोगों ने कहा था कि एलसीएम वगैरह नहीं आते, लेकिन आए हुए हैं।
कहता है व्हाट लीस्ट नंबर मस्ट बी, ये और नंबर मस्ट बी एडेड टू 1056 सो दैट द सम इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 237। So इसका 23 आ रहा है, इनका 7 क्या ना है? 7 ही आ रहा है। अच्छा 23 है, जी इसको निकाल दो 23। अब वो कहता है जितना ना अगर ये सिंपल डिवीजन है तो जितना बच जाएगा ना, जो डिवाइड नहीं हो रहा होगा, हम कहेंगे इतना और ऐड कर दो। वो सब्ट्रैक्ट भी आ सकता है, ऐड भी, मैं दोनों बता देता हूं, ये जरा सुन लीजिए। कितना है? 1056। 1056 को किस पे डिवाइड करेंगे? 23 है, यस यस चले 23 पे डिवाइड करके देखते हैं। सबसे पहले इसका दो तरीके हैं। पहले तो हम एक है मल्टीप्लाई करने वाला तरीका। मल्टीप्लाई करने वाला तरीका ये होता है कि एक अज्यूम करते हैं, कोई सा भी नंबर अज्यूम कर लेते हैं। सपोज दैट अगर मैं 23 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आएगा भला? 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 230। इसका मतलब है मैंने पहुंचना कहां पर है? 1000 पे। इसका मतलब है मैं कितनी दफा और मल्टीप्लाई करूं? अब 10 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 460। और 40 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 460 ऐड होगा। इसका मतलब है ये कहीं जा रहा है 40 41 42 के दरमियान। ये खुद जज करना है आपने। अब मैंने 23 को सपोज दैट 40 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कर सकता हूं ना, तो ये 0 आ जाएगा, 2 12 1 और 8 और 1 920 आ रहा है। अब मेरा क्या है? 1056। इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी मैं 80 और 50 130 के राउंड अबाउट कम हूं, तो मैं किस पे चला जाऊं? 50 पे। 50 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 15 1 और 10 और 1 11। मैं कितने पे चला गया? 1150 पे। इसका मतलब है, और जाना मैंने कहां पे था? 1056 पे। तो मैं कहां पर आज आ जाऊं? 45 पे। तो 23 को मैं 45 से मल्टीप्लाई करता हूं। जब एग्जैक्ट नंबर आएगा ना तो फिर 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे आंसर आएगा? हाँ जी, करो जरा मल्टीप्लाई। 45 को 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 12 और 1 13, फिर 90 हो जाएगा। हाँ जी, 5 3 10 1035। इसका मतलब है हम पहुंच गए। अब 1035 में कितने ऐड करें? 23 पूरा नहीं हो रहा ना। इसका मतलब है 23 को 46 से भी मल्टीप्लाई करो, और वो 46 से मल्टीप्लाई करने नहीं बैठ जाना, इसमें 23 ऐड कर दो तो 46 हो जाएगा। कितना? इसमें 23 ऐड करो जरा, कितना आ जाएगा? 1058। अब देखें कितने और ऐड करें? 2 ऐड करेंगे तो पूरा पूरा हो जाएगा। अगर वो सवाल में कितने माइनस करें तो आंसर क्या आएगा भला? किस से माइनस करेंगे? 1035 और 1056 का डिफरेंस है, क्योंकि अगर माइनस करेंगे इसमें से कितने माइनस करेंगे? 21 माइनस करेंगे तो 1035 आ जाएगा। नहीं, आपके पास सवाल पड़ा हुआ है 1056, ये है। वो कहता है इसमें कितने प्लस करो, तो 2 प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1058। और 1058 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। फिर वो कहते हैं कितने माइनस करें तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, और माइनस करेंगे तो पिछला नंबर कौन सा डिवाइड हो रहा है? 1035। तो 1035 1056 से कितना माइनस करेंगे तो 1035 बनता है 21 जितना भी आ रहा है, 15 और 5 11 21 ही आ रहा है। समय लगी ना। प्लस करेंगे तो अगला नंबर देखना है, माइनस करें तो पिछला नंबर देखना है कि पिछला कौन सा नंबर है जो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके देख लें, या यहां से आपको आइडिया ले लेंगे कि 23 को यहां पर डिवाइड करके चेक कर लें कि कितना नंबर करीब करीब बनता है। ठीक होगी बात? अगला सवाल आ जाए। 2 students appeared in the examination. One of them scored 9 marks more than the other and his marks were
56% of sum of their marks. The marks obtained by both students are. पहली बात तो ये कह रहा है कि एक के नंबर एक के 9 ज्यादा है दूसरे से, और वो कहते हैं एंड हिज मार्क्स वाज 56% ऑफ द सम ऑफ देयर मार्क्स. सम ऑफ देयर मार्क्स का मतलब है जितने भी टोटल मार्क्स हैं उनमें से 56% एक बंदे ने लिए, जो कि दूसरे बंदे से कितना ज्यादा है, 9 मार्क्स ज्यादा है. हाँ जी, सबसे पहले तो हम बात करते हैं, इसको चाहे इक्वेशन के जरिए कर लें चाहे बगैर इक्वेशन के कर लें. सपोज दैट हमारे पास दो लोगों के नंबर हैं, एक के नंबर x है दूसरे के नंबर y है, और दोनों में फर्क कितने नंबर का है, 9 नंबर का. ठीक है, फिर अगर हम परसेंटेज की बात करें, अब आ जाते हैं कि टोटल नंबर कितने हो गए. हम टोटल नंबर कोई लेट करें ना, पहले टोटल नंबर लेट करो, कोई से भी 100 लेट कर लो. लेकिन 100 लेट करेंगे तो परसेंटेज में आंसर आ जाएगा. आप ऐसे लेट करें ना, टोटल नंबर है सपोज दैट दोनों का सम करके x, ठीक है, दोनों का सम करें तो x बनते हैं. इसका मतलब ये है, अगर हम इससे भी कर सकते हैं, सही है, एक के नंबर x है दूसरे के नंबर y हैं, तो ये कितना आ गया 9. फिर वो कहता है कि जो आपके पास x वाला है ना, वो है 56% ऑफ x प्लस, ये कह रहा है, देखो ना, एक के नंबर x एक के y, और दोनों के मिलाए तो कितने, कहता है एक के नंबर दूसरे के नंबर से 9 ज्यादा है. इसका मतलब है दोनों का फर्क कितना है, 9. फिर वो कहता है जो पहला है ना, जिसके ज्यादा नंबर है, वो टोटल नंबर का कितना है, 56%. तो आप सवाल कर लो. अब x की वैल्यू क्या बन गई, इसको लिख सकते हो 0.56x प्लस 0.56y. अब अगर हम इसको इधर ले आओ, 1 में से माइनस कर दो, तो x माइनस 0.56x इज इक्वल टू 0.56y. तो ये कितना आ गया, 1 माइनस 0.56, 44x इज इक्वल टू 0.56y. अब सिंपल हो गया, इस x इज इक्वल टू 0.56y ओवर 0.44. अब पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों सेम है. अब कौन किस पे डिवाइड हो रहा है, 2 पे तो हो ही रहा है ना, और 2, और ये कितना आ जाएगा 28. फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, ये 11, और ये 14. अब आगे थोड़ा सा सिंपलीफाई करना पड़ेगा हमें. x माइनस वाई इज इक्वल टू, ऊपर क्या लिखा हुआ है 9, और यहां पर आपके पास x किसके बराबर आ रहा है, 14 ओवर 11. तो x की जगह लिख सकते हो 14 ओवर 11 y माइनस y इज इक्वल टू 9. अब डायरेक्ट हल करने का तरीका बता रहा हूं. 14y माइनस 11y ओवर 11, क्या किया मैंने, इस 11 का एलसीएम ले लिया, इज इक्वल टू, अब आ जाए 14 माइनस 11 3y इज इक्वल टू 99 लिख सकता हूं. तो y इज इक्वल टू 99 ओवर, तो कितना आ गया, एक के नंबर y वाले के 33 हैं, और y वाला कम है ज्यादा है, कम है, तो इसमें 9 ऐड कर दें. दूसरे के 9 ज्यादा है ना, तो उसके कितने होंगे 42. तो एक के 42 है और एक के 33 है. दूसरा तरीका भी बताता हूं, अभी ये मुश्किल वाला तरीका समझे. पहली बात आपने वहां पर देखना है कि किन का नंबर का डिफरेंस 9 है. जिसका डिफरेंस 9 नहीं है उसको तो निकाल देना. बताएं जरा, एक लिखा हुआ है 41 और 32, इनका डिफरेंस 9 है या नहीं, 41 और 32 है, सबके 9 का डिफरेंस है. अब देखते हैं, वो कहते हैं एक के नंबर टोटल का 56 आना चाहिए, तो सबका टोटल कर लो, सबका टोटल कर लो, और फिर उसका 56% लो, फिर वहां से फाइंड कर लो. यानी इसका टोटल कितना आ गया, 41 और 32 का टोटल बताएं कितना आ गया, कितना 73 मल्टीप्लाइड बाय 56 ओवर 100.
वो इनको पहले मल्टीप्लाई करके बाद में पॉइंट लगा लेना। तो इसको जो भी मल्टीप्लाई कर दें उसका आंसर जो भी आएगा वो किसके होंगे, एक के नंबर, और उसमें से 9 माइनस करें तो दूसरे के नंबर आने चाहिए। अगर वो दोनों बराबर आ जाए तो ठीक है, वरना वो आंसर नहीं है, क्योंकि वो टोटल का एक बंदे के टोटल का 56% है। तो अभी आप मुझे कैलकुलेटर से बता दो ताकि मैं आपको वो तरीका सिखा दूं। पेपर में तो आपने क्या करना है, 73 और 56 को मल्टीप्लाई करना है, बाद में 100 के पॉइंट लगा देना है। कितना आ रहा है 73 मल्टीप्लाई 56? 4088 40 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 40.88। तो पॉइंट में चला गया तो पॉइंट में तो वो है ही नहीं। फिर इसी तरह दूसरे के नंबर टोटल करके 56% ले, तीसरे का, तो जहां पर वो आखिरी का जो जिसका सही आंसर है वो बताया जरा कितना है, 42 और 32 को प्लस करें, 75 मल्टीप्लाइड बाय 56 ओवर 100। तो इसका 75 और 56 को मल्टीप्लाई करें कितना आंसर आ गया 4200 डिवाइड बाय 100। तो एक के आंसर आ गया 42, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 33। इस तरह से भी आप कर सकते हो। वो ये सारा कॉमन सेंस वाली बातें होती हैं। लो जी, ये फ्रूट सेलर है, उसके पास हमारे पास ही सोल्ड 40% एंड स्टिल हैज 420 ओरिजिनली ही हैड। अब मुझे बताएं, वो कहता है टोटल कितने थे, जो 420 उसके पास पड़े हैं ये 40% है या 60% है, ये जरा गौर करें बस। जो 420 है ये कितने फीसद है, 100, 40 या 60, इन तीनों में से कोई एक हो। 60, क्योंकि टोटल होंगे 100, 40 बिक गए, रह कितने गए 60। तो भाई साहब इसी को डिवाइड करो, जो वैल्यू बची पड़ी है ना वो सबसे पहले सोचनी कितनी है फीसद के हिसाब से। तो 420 को 60 पे डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा भला टोटल फ्रूट, और 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा भला जो बिक गए। तो ये 0 से ये 0, 700। उसने भी क्या पूछा है, टोटल पूछा है ना, तो टोटल 700। लो जी, आगे आपका एलिजिकल स्टार्ट हो गया। तो ये मैथ का आपका पूरा हो गया। और मैथ में आपने ना पीछे जो प्रैक्टिस है ना उसमें से सिर्फ वही सवाल करें जो इन जैसे हैं। तो एक दफा आपने ये सारे सवाल दोबारा करना है, ठीक है, और इन जैसे सवाल इंशाल्लाह हो जाएंगे तो मैथ का पोर्शन आपका क्लियर हो गया। ठीक हो गया जी? सारे हो गए, फिर सिर्फ 4 रह गए हैं। तो लास्ट में दिए मैंने स्लोप वाले, नहीं, जो इससे मिलते जुलते नहीं है ना वो सवाल छोड़ो, बाकी सारे हो गए। बाकी गुड हो गया।